हम लोग बात करें पहले क्वेश्चंस के बारे में तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहला क्वेश्चंस क्या बोलता है कि हमारा ध्यान दीजिएगा कि आपतन कोण किसके बीच का कोण होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ध्यान देना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन, वो किसके बीच का कोण होता है मेरे साथी, इसके बारे में आपको बात करना है। तो सभी लोग इसका आंसर बताओगे कि यह आपतन कोण। मेरे साथी आपको पता होगा कि जब कोई भी जो है प्रकाश की किरणें किसी सतह से आती हैं और सतह से टकराने के बाद पुनः जो है बाउंस बैक हो जाती है, और ऐसी परिघटना को हम लोग किस रूप में, तो प्रकाश के परावर्तन के रूप में जानते हैं। मेरे साथी अब आपको यह बताना है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपतन कोण किसके बीच का कोण होता है। ध्यान देना, जो रे आती है उस रे को हम लोग किस रूप में, तो उस रे को हम लोग आपतित, ध्यान दीजिएगा साथी, उसे हम लोग किस रूप में, तो आपतित किरण के रूप में जानते हैं। आपतित किरण यानी कि इससे हम लोग किस रूप में, तो इंसिडेंट, ध्यान देना, इसे हम लोग इंसिडेंट रे के रूप में जानते हैं। और जो परावर्तित होकर जाती है उस प्रकार की किरण को हम लोग किस रूप में, तो परावर्तित, ध्यान देना साथी, उसे हम लोग किस रूप में, तो परावर्तित किरण के रूप में जानते हैं। यानी यह एक जो रे होता है उससे हम लोग रिफ्लेक्टेड, ध्यान देना, उससे हम लोग किस रूप में, तो रिफ्लेक्टेड रे के रूप में जानते हैं। और इनके बीच में एक जो लाइन होती है, लाइन तो होती नहीं बट उसे हम लोग मानते हैं कि एक लाइन है, जिस लाइन को हम लोग किस रूप में, तो याद रखना नॉर्मल लाइन, यानी इसे हम लोग किस रूप में, तो अभिलंब के रूप में जानते हैं। याद रखना, अब हम लोग एक बातें क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो आपतन कोण किसके बीच का कोण होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन, क्या ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपतन कोण होता है वो जो आपतित किरण और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग किस रूप में, तो एंगल आई के रूप में जानते हैं। और जो अभिलंब तथा परावर्तन के बीच में कोण होता है उसे हम लोग किस रूप में, तो परावर्तन कोण यानी एंगल आर के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे साथ ही यहां पर एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, तो एंगल आर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम में जो नियम बताया गया है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होती है, तो एंगल आर होता है। साथ ही इस चीज को ध्यान देना। यहां पे हम लोग बात करते हैं आपतित किरण तथा दर्पण की सतह, जी नहीं, ये हमारा दर्पण की सतह का नहीं होगा, परावर्तित किरण तो होंगे नहीं, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। ध्यान देना मेरे साथी, इस चीज का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि सतह पर जो अभिलंब है, ये जो लाइन है उसको हम लोग किस रूप में, अभिलंब के रूप में जानते हैं। और उस अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है जिसे हम लोग किस रूप में, तो आपतन कोण यानी एंगल, ध्यान देना, इसे हम लोग एंगल आई के रूप में जानते हैं। और वही जो इसका एंगल होता है, ध्यान देना, एंगल आई इक्वल टू क्या होती है, तो हमेशा एंगल आर के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारा प्रकाश का प्रथम जो प्रकाश का परिवर्तन है उसका जो है पहला नियम जो है ये कहता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे साथ ही स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, किसको मापने के लिए हम लोग करते हैं, इस यंत्र का उपयोग, जिस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या वो अर्थक्वेक को हम लोग अर्थक्वेक को मापने के लिए करते हैं, या फिर हार्ट बीट को, या फिर फ्लो ऑफ करंट को, या फिर ब्लड प्रेशर, किसको मापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। साथ ही इसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सब लोग इसका आंसर बताओगे, स्फिग्नोमैनोमीटर को जो है किस चीज से मापा जाता है, ठीक है। तो सब लोग इसका आंसर बताओ। कुछ लोग का आंसर ए की तरफ, कुछ लोग डी की तरफ जा रहे हैं, और यहां तक कुछ लोग तो बी की तरफ भी जा रहे हैं। तो मेरे साथी ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो स्फिग्नोमैनोमीटर है उससे के द्वारा किस चीज को, तो ब्लड के प्रेशर यानी रक्त की दाब को मापा जाता है। इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर आप लोग डी करना। और आपको पता होना चाहिए कि सामान्य मनुष्य क्या, मेरे साथी याद रखना, हम लोग बात करते हैं कि जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है यानी जो रक्त का प्रेशर होता है वो कितना होता है साथी, तो 120/80 mm/Hg होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। जिस 120 को हम लोग किस रूप में, तो याद रखना, इसे हम लोग सिस्टोलिक के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं साथी, जिसे हम लोग सिस्टोलिक के रूप में, और 80 को हम लोग किस रूप में, तो डायस्टोलिक के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो ध्यान देना, ये जो सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी गणना करने के लिए हम लोग कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, तो एक यंत्र है जिस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। यानी इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, तो इसका आंसर आप लोग डी करोगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। बट ये सिस्टोलिक होता कब है, तो याद रखना मेरे साथी, जब हमारा हार्ट बीट करता है, जब हमारा हार्ट संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है, तो धमनी के ऊपर एक प्रेशर बनता है, जिस प्रेशर को हम लोग किस रूप में, तो हाई प्रेशर के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग सिस्टोलिक के रूप में जानते हैं। और जैसे ही हमारा हृदय फैलता है, तो जब फैलता है तो उस समय जो है धमनी पर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग किस रूप में, तो डायस्टोलिक के रूप में जानते हैं। साथ ही इस चीज को आप लोग याद रखना। तो याद रखना, जो सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो मैंने फिर से मैं लिख दे रहा हूं 120/80, और ऑप्शंस में हमारे कभी कभी 80/120 देते हैं, तो
इसको ना ही कटाना है और ना ही इसको जो है उल्टा लिखना है। इसका आंसर क्या करोगे? इसका आंसर आप लोग रक्त ब्लड का प्रेशर करेंगे। मेरे साथ ही हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं। इस हार्ट बीट को से जैसे हमारा हार्ट बीट होता है तो इससे एक आवाज आती है, जिस आवाज को हम लोग लब डब के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं मेरे साथ ही? याद रखना, लब डब के रूप में जानते हैं। और इस आवाज को सुनने के लिए हम लोग कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो याद रखना, एक यंत्र है जिस यंत्र को हम लोग स्टेथोस्कोप के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? तो स्टेथोस्कोप के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। बल्कि यहां पर क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो याद रखना, जब हार्ट का बीट होता है, हार्ट बीट होता है, तो वहां से कौन सी आवाज निकलती है? तो लब लब नहीं, उस आवाज को हम लोग लब डब के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। इसका आंसर क्या करोगे? तो डी करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास मूसला जड़ होता है? मेरे साथ ही आपको बताना है कि मूसला जड़ की प्रवृत्तियां क्या होती हैं। तो सब लोग इसका आंसर बताओगे। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोग को। एक बार फिर से मैं राकेश केसरी आप सभी को द ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब लाइव प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसके पास मूसला जड़ होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जड़ होते हैं ना, जड़ होता है, इसका जो विकास होता है वो किससे होता है साथी? तो याद रखना, ये जो जड़ होते हैं इसका विकास जो होता है मूलांकुर से होता है। किसके द्वारा होता है? तो मूलांकुर, जिससे हम लोग किस रूप में? तो रेडिकल के रूप में जानते हैं। रेडिकल के द्वारा इस जड़ का क्या होता है? तो विकास होता है। हम लोग बात करते हैं कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। इस बात को याद रखना, जड़ जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। एक जड़ को किस रूप में? तो याद रखना मेरे साथी, अपस्थानिक यानी एडवेंटिटियस के रूप में जानते हैं। किस रूप में? तो अपस्थानिक यानी जिससे हम लोग एडवेंटिटियस। और एक जो जड़ होता है उससे हम लोग किस रूप में? तो टैप रूट यानी उससे हम लोग किस रूप में? तो मूसला जड़ के रूप में जानते हैं। साथ ही इस चीज को आप लोग ध्यान देना। इस जो क्या है? तो टैप रूट है। याद रखना, इस मूसला जड़ के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा जड़ होता है जिसमें एक जो मेन पार्ट जो होते हैं कुछ उसके अलग इस टाइप के होते हैं, और इसके अंतर्गत में बहुत सारे सेकेंडरी टर्सरी जो पार्ट इसके साथ निकले होते हैं। तो इस प्रकार की जड़ें होती हैं, उससे हम लोग किस रूप में? तो मूसला जड़ के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। जबकि अपस्थानिक के बारे में बात करते हैं साथी, तो याद रखना, ये एक ऐसा जड़ है जिसका विकास मूलांकुर से न होकर पौधों के अन्य भाग से होता है। याद रखना, ये मूलांकुर से न होकर पौधों के अन्य भाग से क्या होता है? पौधों के अन्य भाग से विकसित होता है। मेरे साथी इस चीज को आप लोग ध्यान देना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा जड़ जो है हमारे मूलांकुर के द्वारा विकसित होता है? तो याद रखना, उस जड़ को हम लोग मूसला जड़ के रूप में जानते हैं। लेकिन ये कौन सा जड़ है जो कि पौधों के अन्य भाग से विकसित होता है? तो वहां पे आप लोग किसको याद रखना? तो अपस्थानिक को याद रखेंगे। उसके बाद मेरे साथ ही याद रखना, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो अपस्थानिक जड़ जो है कुछ इस टाइप से होते हैं, यानी यह जो है एक ही जगह से कई भागों में बटे होते हैं। मेरे साथ ही इस चीज को याद रखना। और इस प्रकार की जड़ों को हम लोग किस रूप में? तो अपस्थानिक जड़ के रूप में जानते हैं। अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि मूसला जड़ के कौन कौन से भाग हैं। तो याद रखना, मूसला जड़ के अंतर्गत में हमारे कुछ भाग आते हैं, जैसे हम लोग का गाजर आता है। गाजर एक ऐसा जड़ है जिससे हम लोग किस रूप में? तो मेरे साथ ही याद रखना, शंकु रूपी जड़ के रूप में जानते हैं। कोनिकल टाइप जो है रूट हमारी कौन सी है? तो उससे हम लोग गाजर के रूप में जानते हैं। वही हम लोग बात करते हैं मेरे साथ ही कि कुंभी रूपी। याद रखना, कुंभी रूपी जो जड़ है वो क्या है? जिसकी आकृति कुंभ के आकार की होती है, यानी ऊपर फूला होता है और नीचे अचानक क्या होता है? तो दबा होता है, यानी जो है अचानक बहुत ज्यादा पतला होता है। तो उस प्रकार के जो जड़ होते हैं, उस जड़ को हम लोग किस रूप में? तो कुंभी रूपी के रूप में जानते हैं। जिसका उदाहरण हमारा क्या है? तो याद रखना साथी, उसे हम लोग चुकंदर। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोग इसको हम लोग किस रूप में? तो चुकंदर के रूप में जानते हैं। मेरे साथ एक चीज और याद रखना कि इसी मूसला जड़ का एक उदाहरण है हमारा मूली, जिस मूली को हम लोग किस रूप में? तो कुंभी रूपी जड़ के रूप में जानते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखना कि कुंभी नहीं, तुर्क रूपी जड़। मेरे साथ ही याद रखना, इसे हम लोग किस रूप में? तो तुर्क रूपी जड़ के रूप में जानते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, जिसका उदाहरण क्या हमारा? तो मूली है। अब देखे होंगे मूली का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा दबा होता है, फिर फूला होता है, और नीचे जो है दबे होते हैं। उस टाइप के जो जड़ को हम लोग किस रूप में? तो तुर्क रूपी जड़ के रूप में जानते हैं। साथ ही इस चीज को आप लोग ध्यान देना। याद रखना, हम लोग बात करें मूसला जड़ किसके पास होते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन बोल रहा है चुकंदर और गाजर, जो कि एक प्रकार की क्या है? तो टैप रूट के उदाहरण है मेरे साथ ही। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। प्याज, चावल, मक्का, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत में आते हैं। बरगद के पेड़ जो है, इस बरगद के पेड़ भी जो है इसे अपस्थानिक जड़ के अंतर्गत में आता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। ठीक है सर, मैं महाराष्ट्र से लाइव हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महाराष्ट्र से मेरे को देख रहा है, आपने उस लायक समझा जो मेरे को आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मेरे साथ ही
दाद एक यानी दाद क्या है? ये विशेष प्रकार की अंगूठी है क्या? ये अंगूठी है क्या जो कि सगाई में पहनाई जाती है? आप ये बताओ कि दाद क्या है, इसके बारे में बात करना है। क्या ये अंगूठी है? नहीं। क्या ये फिश है, मछली है, खाएंगे हम लोग, या फिर ये कृमि का प्रकार है, या फिर फंगल डिजीज है मेरे साथी, इसके बारे में बात करना है। तो सब लोग इसका आंसर बताओगे कि दाद होता क्या है। ठीक है, क्या अंगूठी है क्या? नहीं, ये अंगूठी नहीं है। ऐसा नहीं अंगूठी है जिसको हम लोग पहनेंगे, नहीं, ये अंगूठी नहीं है। उसके बाद क्या मछली है? तो नहीं, मछली भी नहीं है मेरे साथी। याद रखना, दाद एक प्रकार का क्या है? तो कवक जनित रोग है, यानी फंगल डिजीज है साथी, इस चीज को याद रखेंगे। अब ये किससे के कवक के द्वारा होता है, इस बात का तो पता आपको होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे कि दाद किस कवक से होता है। उसके बाद और हम बात करते हैं कवक जनित रोग के बारे में, और भी कि कौन कौन से रोग हैं। तो याद रखना, एक जो रोग है, जिस रोग को हम लोग गंजापन रोग के रूप में जानते हैं मेरे साथी। जो गंजापन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, एक कवक है जिस कवक का नाम है टीनिया कपेडिस। ध्यान देना, उस कवक को हम लोग टीनिया कपेडिस के रूप में जानते हैं। ये हमारा एक रोग है। अगर दूसरे रोग के बारे में बात करते हैं तो एक रोग है मेरे साथी जिससे हम लोग एथलीट, ध्यान देना किस रूप में, तो एथलीट फुट के रूप में जानते हैं, और ये भी कवक से होता है जिस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। याद रखना, टीनिया कपेडिस और टीनिया पेडिस जो है अलग अलग प्रकार के रोगों को कराने का काम करता है मेरे साथ ही। हम लोग बात करते हैं कि कवक जो है, कवक एक प्रकार का ये जो दाद है वो किसके द्वारा? तो स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस नामक एक कवक होता है जिसकी वजह से दम्मा होता है। स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस से क्या होता है? तो दम्मा होता है मेरे साथी। इस चीज को आप लोग याद रखना। वही हम लोग बात करते हैं दाद के बारे में, तो याद रखना दाद भी एक प्रकार का कवक जनित रोग है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका आंसर क्या करोगे आप लोग जो है, एक प्रकार का फंगल डिजीज। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन का धनात्मक आवेश क्या होता है? मेरे साथी प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, और आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होगा? तो प्रोटॉन के ऊपर जो होता है धनात्मक आवेश होते हैं, और यहां आपको यह बताना है कि धनात्मक आवेश। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं व्हाइट हाउस से देख रहा हूं बहुत अच्छा, व्हाइट हाउस से भी हमको लोग देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी भी वहीं गए हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है वहीं गए हुए हैं, और वो भी हमको देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने मेरे साथी, प्रोटॉन का धनात्मक आवेश। वही हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। आपको पता होगा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है मेरे साथी। इस चीज को याद रखना। हम लोग बात करते हैं कि यह जो प्रोटॉन होता है इसके जो धनात्मक आवेश क्या होते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन का धनात्मक आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है साथी। इस चीज को आप लोग याद रखना। जबकि अगर इसी के बारे में बात करते हैं कि इस प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना वहां पर 1.672 इंटू 10⁻27 केजी के रूप में जानते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। वही मेरे साथी इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻31 केजी होता है साथी। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। उसके बाद बात करते हैं साथी, हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है। न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका आवेश क्या होता है, तो इसका आवेश याद रखना शून्य होता है। यानी न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है, न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका कोई भी आवेश नहीं होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। वही हम लोग बात करते हैं कि इस न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कितनी होती है। हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.674 होता है इंटू 10⁻27 क्या होता है साथी, तो केजी होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा मेरे साथी कि यह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। हम लोग बात करें प्रोटॉन का जो धनात्मक आवेश कितना होता है, तो याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻ है। ये जो 10⁻⁻ है -19 कूलम्ब होता है। इस चीज को याद रखना। जिस प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। जब उन्होंने सोने की पत्थर पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग कराया था, तो उन्होंने बताया था कि हमारे बीच में एक ऐसे कण हैं, हमारे जो हमारे परमाणु हैं उसके बीच में एक ऐसे कण है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होते हैं, तो सारे के सारे कण रिटर्न हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही क्या किया था, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक का भी खोज किया था मेरे साथी। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। इसका आंसर क्या करोगे, इसका आंसर आप लोग बी करेंगे।
अगला क्वेश्चन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मेरे साथ ही याद रखना, बोरिंग रोड सेंटर द ऑफिसर्स एकेडमी का जो मेन ब्रांच है, वहां पर अगर बीपीएससी के अधिकारी बनने का आप सपना पूरा करना चाहते हैं तो बिहार की नंबर 1 बीपीएससी कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं मेरे साथी, जो कि न्यू बैच बीपीएससी की बैच आ चुकी है, 19 जून से चल रहा है। इसमें भी डेमो क्लासेस चल रहे थे। यह बैच जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सेपरेट बैच हैं मेरे साथ ही, याद रखना ये सेपरेट बैच है। अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है साथी। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? Which of the following is the most electronegative element in the periodic table? मेरे साथ ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात करना है, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है कि आप वहां से देख रहे हैं। अब आप पढ़ाई करिए। अब कहीं से भी देख रहे हो, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा हाथ जोड़कर कि आप लोग बेकार के कमेंट को ना करें, अदरवाइज ब्लॉक करने पर आप लोग ना लगें, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां आप लोग बताओगे कि यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है। मेरे साथी सब लोग इसका आंसर बताओगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ये जो विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, तो एक ऐसा गुण उस एलिमेंट के पास, एक ऐसा गुण जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की शक्ति जो है ज्यादा रखती है, उससे हम लोग क्या कहते, शक्ति रखती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और याद रखना, अगर हम लोग बात करते हैं आवर्त सारणी के बारे में, जिस आवर्त सारणी को किसके द्वारा, तो मेंडलीफ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मेंडलीफ के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इनका जो आवर्त सारणी था वो किस पर आधारित था मेरे साथी, तो याद रखना वो जो आधारित था परमाणु भार के ऊपर। लेकिन ये जो आवर्त सारणी आगे जाकर हमारा क्या हो गया, तो रॉन्ग हो गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, याद रखना परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सभी तत्वों को सजाया गया था। लेकिन यहां पर कोबाल्ट और निकेल और फेरस को जब उन्होंने सजाया था, तो कोबाल्ट जिसका एटॉमिक वेट जो होता है 57.9 होता है और निकेल का 57.7 होता है, जहां पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से इनके आवर्त सारणी को गलत साबित किया गया। उसके बाद इन्हीं की आवर्त सारणी को सुधारते हुए हमारे एक वैज्ञानिक हैं, जिस वैज्ञानिक के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लाया गया। किसको लाया गया मेरे साथी, तो याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो एक वैज्ञानिक है, जिस वैज्ञानिक का नाम है मोजले, इन्होंने इसको लाया था। और इनके द्वारा जो भी तत्वों को सजाया गया था, उन सारे तत्वों को किसके आधार पर, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया था। साथ ही इस चीज को याद रखना, इन्होंने कहा था कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन तत्वों को रखेंगे, परमाणु क्रमांक उसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ ही याद रखना, हम लोग बात करते हैं मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लाया था, जहां से जिसको परमाणु क्रम के आधार पर रखा गया था। और इन्हीं मोजले ने बताया था कि जितने भी जो हमारा आवर्त सारणी है, उसमें जो आवर्त होते हैं उसमें 7 होंगे, और जो भी उसमें समूह होता है, उन समूहों की संख्या कितनी बताई थी इन्होंने, 18। जबकि आवर्त सारणी में उन्होंने मेंडलीफ के द्वारा आवर्तों की संख्या 7 और समूह की संख्या कितने, तो 8 बताया गया था। साथ ही इस चीज को भी आप लोग याद रखना। मेरे बताने का मतलब यह था कि आवर्त सारणी में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेरे साथी, तो याद रखना वहां हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, तो इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने से आवर्त में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। वही हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग अप टू डाउन आते हैं, तो अप टू डाउन आने के क्रम में हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, है वो क्या होता है साथी, तो डिक्रीज करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। और जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हमारा जो सबसे लास्ट का जो पार्ट, जो लास्ट का तत्व आता है, वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है मेरे साथी। याद रखना, फ्लोरीन जो है 17वें ग्रुप के अंतर्गत, मेरे साथी फ्लोरीन जो है कौन से ग्रुप के अंतर्गत, तो 17वें ग्रुप के अंतर्गत में आने वाला एक तत्व है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। सर आप बोर्ड पे लिखते टाइम 45 डिग्री पे लिखा करें प्लीज। अच्छा 45 डिग्री पे, लो भाई हमने पूरा जो है 180 पे कर दिया, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे अप टू डाउन आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, तो डाउन होगी। यानी जैसे जैसे फ्लोरीन के नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होती है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, तो याद रखना उस तत्व को हम लोग किस रूप में, तो फ्लोरीन के रूप में जानते हैं। इसका आंसर क्या करोगे साथी, तो इसका आंसर आप लोग डी करना। अगर आप चाहते हैं इसे स्क्रीनशॉट लेना, तो आप लोग बखूबी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला
अगला है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु त्रिबंध के साथ जुड़े होते हैं। ए हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ए ट्रिपल बॉन्ड, बाय ए ट्रिपल बॉन्ड। मेरे साथी इसके बारे में बात करना है, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा सबका क्लास लेंगे। अभी जो क्लास ले रहे हैं उसको आप लोग देखिए, ठीक है। और उसमें भी जो है ये आपके जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो बीपीएससी टीचर शिक्षक भर्ती हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के सामने मेरे साथी इसका क्वेश्चन बताएंगे कि एक हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो याद रखना, एक ऐसा यौगिक, मेरे साथी याद रखना, एक ऐसा यौगिक जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उस टाइप के यौगिक को हम लोग किस रूप में, तो हाइड्रोकार्बनिक रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, तो हाइड्रोकार्बनिक रूप में जानते हैं। वही हम लोग बात करते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, मेरे साथ ही याद रखना, हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग किस रूप में, तो मेरे साथ ही याद रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक जो होते हैं उससे हम लोग किस रूप में, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। साथ ही इस चीज को याद रखेंगे। संतृप्त बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सामान्य रूप से हम लोग किस रूप में, अल्केन के रूप में जानते हैं, जिसका समान फॉर्मूला जो होता है CnH2n। याद रखना CnH2n+2 होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। मेरे साथी याद रखना असंतृप्त, जिसे हम लोग अनसैचुरेटेड ग्रुप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, अनसैचुरेटेड ग्रुप में जानते हैं, जिसके अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, तो एक जो हमारा अल्कीन आता है और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम लोग किस रूप में, तो अल्काइन के रूप में जानते हैं। जिस अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n तथा अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है मेरे साथी CnH2n-2 होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। मेरे साथी याद रखना, यह अल्केन के अंतर्गत में कैसा बॉन्ड बनता है, तो यह एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंतर्गत में कौन सा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। जबकि वही हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अल्कीन के बारे में। तो याद रखना इस अल्कीन में हम लोग कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। साथ ही इस चीज को याद रखना। वही साथ ही हम लोग याद रखना कि अल्काइन में किस टाइप का बॉन्ड होता है, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और शायद हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण किसमें होगा, अल्कीन अल्कीन अल्काइन। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा मेरे साथी, तो इसका आंसर आप लोग अल्काइन करेंगे, जो कि एक प्रकार का क्या है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसे आप लोग याद रखना। उसके बाद मेरे साथी एक चीज और याद रखेंगे, एरोमेटिक। यह एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो कि एक रिंग यानी घर का निर्माण करता है और उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे साथी, यह हाइड्रोकार्बन एक और होता है जिसे हम लोग असाइक्लिक, ध्यान देना, एक और होते हैं हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। इसका आंसर क्या करोगे, तो सी करना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिका का नाभिक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज फिल्ड विथ ए सेमी सॉलिड सबस्टांस विच इज कॉल्ड एज। उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, इसके बारे में आपको बात करना है। ठीक है, चलिए मेरे साथी, आपको सेशन कैसा लग रहा है एक बार बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या लाइक बनता है कि नहीं, एक बार बताओगे आप लोग कमेंट में कि कैसा लग रहा है। और प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें कोई भी जो हम लोग, मैं आपकी बातों को देख लिया, छोटू सी आप बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कहीं आप जो ऐसा ना पेस्ट हो जाओ कि फिर करने लायक ना रहो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिक, एक कोशिका का नाभिक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है, उससे हम लोग किस रूप में, तो याद रखना उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप में जानते हैं। साथ ही इस चीज को आप लोग याद रखना, किस रूप में जानते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप में जानते हैं मेरे साथी। इस चीज को आप लोग याद रखना। कोशिका द्रव के बारे में बात करते हैं तो याद रखना नाभिक, याद रखना मेरे साथी, नाभिक तथा कोशिका झिल्ली, नाभिक तथा कोशिका झिल्ली में के बीच में, कोशिका झिल्ली के मध्य एक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कौन सा जो लिक्विड पाया जाता है, उससे हम लोग किस रूप में, तो उसे हम लोग साइटोप्लाज्म के रूप में जानते हैं। मेरे साथ ही हम लोग बात करें प्रोटोप्लाज्म के बारे में, तो याद रखना जब न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखना जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म, उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म, और उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, जब ये सेल की सभी मिलते हैं तो जाकर किसका निर्माण करते हैं, तो जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। मेरे साथ एक चीज और याद रखेंगे, नाभिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो नाभिक है जिसकी खोज किसके द्वारा, तो सेल के अंतर्गत रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। जो नाभिक के द्वारा
ये जो नाभिक है हमारे क्या करते हैं, तो सेल के जितने भी अंग हैं सभी कोशिकांगों को, जो भी कोशिका के अंग हैं यानी सभी कोशिकांगों को क्या करता है, तो सभी कोशिकांगों को नियंत्रित करता है मेरे साथी, इस चीज को याद रखना। और नियंत्रित करने की वजह से, नियंत्रित करता है इसकी वजह से इसे हम लोग किस रूप में, तो याद रखना इसे हम लोग साइट ऑफ कंट्रोल के रूप में जानते हैं साथी, इस चीज को आप लोग याद रखना। साइट ऑफ कंट्रोल के रूप में किसको संज्ञा दिया गया है, तो हमारा न्यूक्लियस है जिसके अंतर्गत में क्रोमेटिन जाल होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमेटिन जाल होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग ए करेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से मुक्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज श्वास प्रणाली, रिस्पायरेशन सिस्टम, ब्रोंकी, एल्वियोली या फिर लैरिंग्स। तो सब लोग इसका आंसर बताओगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये साइंस सेशन है किस क्लास के लिए, साइंस सेशन जो है आपको 1 to 5 के लिए भी है और 9 to 12 सब क्लास के लिए है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि वह निम्नलिखित में से, मेरे साथी मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा, तो याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं हमारी जो एक पार्ट है, इस टाइप की जो नलियां होती हैं, जिस नली पर कार्टिलेज नामक एक जो है कुछ तत्व कार्टिलेज नामक पदार्थ होता है जो इस नली को खोले रहता है। मेरे साथी ये नली जो है आगे जाने के पश्चात ब्रोंकी में बढ़ जाते हैं और ये ब्रोंकी जो है आगे जाने के पश्चात अलग अलग प्रकार के ब्रोंकियोलस में बढ़ जाते हैं मेरे साथी, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये किस रूप में, तो ब्रोंकियोलस के रूप में जानते हैं। और इन्हीं ब्रोंकियोलस के ऊपर अंगुरनुमा आकृतियां में कुछ क्या लगी होती हैं, तो एक ऑर्गन होता है जिस ऑर्गन को हम लोग एल्वियोली के रूप में जानते हैं मेरे साथी, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। ये जो सारी कहानी आप लोग देख रहे हो ना, ये सारी की सारी कहानी किसके अंतर्गत में हो रही है, तो एक जो हमारा अंग है जिसे हम लोग किस रूप में, तो फेफड़ा के रूप में जानते हैं साथी, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। याद रखना ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग किस रूप में, तो इसे हम लोग ट्रैकिया के रूप में जानते हैं। इसे हम लोग किस रूप में, तो मेरे साथ ही याद रखना इसे हम लोग श्वास नली के रूप में जानते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम लोग किस रूप में, तो ब्रोंकी के रूप में जानते हैं साथ ही, इस चीज को याद रखना। और ये जो पार्ट है जिसको हम लोग किस रूप में, तो ब्रोंकियोलस, ध्यान देना इसे हम लोग ब्रोंकियोलस के रूप में जानते हैं। उसके बाद ये जो अंगुरनुमा आकृति आपको दिख रही है, इसे हम लोग किस रूप में, एल्वियोली के रूप में जानते हैं। और याद रखना इसी एल्वियोली के ऊपर क्या होता है, तो रक्त में साथी याद रखना कि रक्त में गैसों का आदान प्रदान, रक्त में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो हमारे किस अंग के द्वारा होता है, तो याद रखना एल्वियोली के द्वारा। यानी इसी एल्वियोली के द्वारा रक्त को क्या दिया जाता है, तो रक्त को ऑक्सीजन दिया जाता है और उसके साथ याद रखना मेरे साथी रक्त से CO2 को लिया जाता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। वो किसके द्वारा, तो एल्वियोली के द्वारा। यही रीजन है कि एल्वियोली को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना मेरे साथी, या फेफड़ा की, याद रखना इसे हम लोग फेफड़ा की क्रियात्मक इकाई, इसे हम लोग फेफड़ा की क्रियात्मक इकाई के रूप में जानते हैं, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। तो मेरे साथी इस चीज को याद रखना कि ये जो पार्ट है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं गैसों का आदान प्रदान, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाकी हिस्सों से मुक्त करने का काम किसका है, तो याद रखना उसे हम लोग एल्वियोली यानी वायु कोशिका के रूप में जानते हैं साथी, इस चीज को आप लोग याद रखना। जिस एल्वियोली के ऊपर क्या होता है, तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है, जहां से रक्त को ऑक्सीजन दिया जाता है और रक्त से क्या लिया जाता है, CO2 को लेकर शरीर से मुक्त किया जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, उस चीज को याद रखेंगे मेरे साथ ही, इसलिए इसे हम लोग किस रूप में, तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई के रूप में जानते हैं, इस चीज को भी आप लोग ध्यान देना। यानी इसका आंसर क्या होगा, एल्वियोली करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथ ही, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि रेशम के कीड़ों का पालन पोषण क्या कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन पोषण, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज कॉल्ड। मेरे साथ ही याद रखना जो रेशम के कीड़ों का पालन पोषण होता है उससे हम लोग किस रूप में जानते हैं, इसके बारे में आपको बात करना। ठीक है, तो सब लोग इसका आंसर बताओगे। सर लाइव में कब क्लास होता है, अरे भाई लाइव में ही हो रहा है लाइव ही चल रहा है। ठीक है, चलो सब लोग इसका आंसर बताओगे, सब लोग इसका आंसर बताओगे। साथ ही क्या होगा कि रेशम के कीड़ों का पालन पोषण क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको बात करना है। तो चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत लोग का आंसर बी की तरफ जा रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर आप लोग सेरीकल्चर करेंगे। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत में मेरे साथ ही याद रखना जो बागवानी की संवर्धन के बारे में बात करते हैं, जो संवर्धन होती है उसको हम लोग किस रूप में, तो हॉर्टिकल्चर के रूप में जानते हैं। एक्वाकल्चर मेरे साथ ही याद रखना जो जल में पौधे उगाए जाते हैं, जल में
पौधों का संवर्धन। हम लोग बात करते हैं कि जल में पौधों का संवर्धन किस रूप में जाना जाता है, तो उसे हम लोग एक्वाकल्चर के रूप में जानते हैं। जबकि एपी कल्चर, मेरे साथ ही याद रखना, जो मधुमक्खी होता है, जो मधुमक्खी होता है उस मधुमक्खी का पालन याद रखना, इस पालन को हम लोग किस रूप में, तो एपीकल्चर के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर आप लोग बी करना। अगला क्वेश्चन मेरे साथ ही ध्यान देना कि कौन सी गैर धातु, ध्यान देना गैर धातु यानी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अधातु के बारे में बात कर रहे हैं कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, साथ ही इसके बारे में बात करना, दैट इज मरकरी, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। क्या होता है इसके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेशन को एक बार शेयर कर देंगे क्या आप लोग, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे क्या मेरे साथी, और सेशन को शेयर कर देंगे तो क्या प्लीज, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक नहीं कर देंगे क्या, अच्छा नहीं लग रहा क्या, एक बार बताएंगे। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो यहीं पे हम लोग सेशन को लास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मेरे साथ ही आपको बताना है कि कौन सा, ठीक है। तो सब लोग इसका आंसर बताओगे मेरे साथ ही कि कौन सा जो धातु है, सॉरी कौन सा गैर धातु के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा गैर धातु है जो कि क्या करता है, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसके बारे में आपको बात करना है। आपको बताना है कि कौन सा वो गैर धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे साथी। पहला ऑप्शन मरकरी की तरफ जा रहा है, पहला ऑप्शन कहां जा रहा है, मरकरी, दूसरा आयोडीन। तो याद रखना वो जो धातु है, जिस धातु को हम लोग, किस अधातु है, जिस अधातु को हम लोग ब्रोमीन के रूप में जानते हैं, जिसका हम लोग बात करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो याद रखना उसका एटॉमिक नंबर 35 होता है मेरे साथी। यह एक प्रकार का अधातु है। मरकरी के बारे में बात करते हैं, यह एक प्रकार का ऐसा धातु है, यानी यह एक प्रकार का ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं, याद रखेंगे जितनी भी मेटल्स हैं, उस सारे के सारे मेटल्स जो हमारे किस रूप में पाए जाते हैं, तो ठोस रूप में पाए जाते हैं। साथ ही इस चीज को याद रखना, याद रखना ये जो एकमात्र मेटल है जो कि किस अवस्था में, तो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। उसके बाद बात करते हैं कि कमरे के ताप पर, मेरे साथ ही याद रखना कि कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला, कौन सी अवस्था में, तो लिक्विड अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखना उस धातु को हम लोग किस रूप में, तो गैलियम के रूप में जानते हैं। जो गैलियम कितने डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर, मेरे साथ ही याद रखना उस 30 डिग्री सेल्सियस पर किस रूप में, किस फॉर्म में, तो किस स्टेट में, यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आपको पता होगा कि हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। सब लोग इसका आंसर बताओगे कि हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है साथी वो कितना होता है, ठीक है। तो सब लोग इसका आंसर बताओगे कि हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, साथ ही इसके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन भी एक प्रकार का क्या है साथी, ये भी जो एक प्रकार का नॉन मेटल है, ये भी एक प्रकार का क्या है, तो नॉन मेटल है। इस चीज को आप लोग याद रखना, जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। और एकमात्र हम लोग बात करते हैं जब इसका घोल, मेरे साथ ही याद रखना, ऐसे जो हम लोग बात करते हैं नमक, तो नमक विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन नमक का जो घोल होता है ना, याद रखना नमक का घोल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। मेरे साथ ही इस चीज को भी आप लोग याद रखना, विद्युत का ये क्या होता है, तो सुचालक होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर क्या करोगे साथी, तो इसका आंसर आप लोग ब्रोमीन करना। अगर हम लोग बात करते हैं अधातु के बारे में, तो अधातु एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो भंगुर होता है। भंगुर बोले तो इसको अगर पीटा जाए ना तो ये जब पाउडर के रूप में हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 37.6 डिग्री सेल्सियस यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वेरी गुड, मेरे साथ ही याद रखना। तब ये बताओ कि गैलियम को अपने हाथ पर रखेंगे तो किस अवस्था में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ध्यान देना, अधातु के जो गुण के बारे में बात करते हैं तो ये भंगुर होते हैं। उसके साथ साथ अधातु के बारे में बात करते हैं तो ये जो अधातु होता है विद्युत तथा उष्मा का, मेरे साथ ही याद रखना विद्युत तथा उष्मा का ये क्या होता है, तो ये कुचालक होता है। उसके बाद हम लोग इस अधातु के बारे में और भी बात करते हैं तो याद रखना कुछ ऐसे ये जो अधातु होते हैं ये हमेशा किस रूप में, ठोस तथा गैस रूप में पाए जाते हैं। लेकिन एक अधातु जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन है, जो कि किस रूप में, तो याद रखना ये लिक्विड रूप में पाया जाता है। साथ ही इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। इसका आंसर आप लोग सी करेंगे। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके निगमन के लिए मिला था। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द इनक्रप्शंस ऑफ, क्या सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम लोग किस रूप में, E बराबर mc स्क्वायर के रूप में जानते हैं। क्या तरंग दैर्ध्य का सिद्धांत के द्वारा के रूप में, या फिर तरंग इलेक्ट्रिक प्रभाव, तरंग विद्युत प्रभाव, जिसे हम लोग किस रूप में, तरंग विद्युत प्रभाव के नियम के द्वारा, या फिर परावर्तन के सिद्धांत के नियम के द्वारा। किसके लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से निमित्त किया गया था, इसके बारे में आपको बात करना है,
ठीक है, तो सब लोग इसका आंसर बताओगे। ठीक है, चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर आप लोग बताओगे। साथ ही कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके के लिए निमित्त किया गया था, तो याद रखना जब उन्होंने प्रकाश का विद्युत प्रभाव दिया था, प्रकाश का यानी कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब दिया था, उसके लिए इनको क्या दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व पाया जाता है। मेरे साथ ही हम लोग बात करें जर्मन सिल्वर में, तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व, एक ऐसा यौगिक है आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जर्मन सिल्वर। जैसे पहला है कॉपर जस्ता, ध्यान देना कॉपर जस्ता जो मिलता है ये किसका निर्माण करता है, ये पीतल का निर्माण करता है। साथ ही इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां हम लोग बात करें जर्मन सिल्वर में, तो याद रखना जर्मन सिल्वर एक ऐसा यौगिक है जिसमें कोई सिल्वर नहीं पाया जाता है और इसमें कॉपर, जिंक और निकेल की मात्रा होती है। इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर आप लोग सी करना मेरे साथी, कॉपर, जिंक और निकेल की मात्राएं इसमें होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मेरे साथी जल की अस्थायी कठोरता क्यों होती है, तो याद रखना जब उसमें सोडियम तथा मैग्नीशियम के क्लोरेट और ऑक्साइड जब घुले होते हैं तो जो जल होती है वो एक कठोर फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद याद रखना मेरे साथी, और हम लोग बात करते हैं जल की कठोरता, ये जो कठोरता होती है इसमें जो साबुन का जो झाग होता है, जो साबुन का हम लोग बात करते हैं झाग के बारे में, तो झाग मेरे साथी ध्यान देना वो नहीं बनता है। अब इस साबुन की कठोरता को दूर करने के लिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, जिसकी वजह से साबुन की कठोरता जो अस्थायी कठोरताएं होती हैं वो दूर हो जाएंगी। मेरे साथी इसके बारे में आपको बात करना। पहला क्या, चूना मिलाएंगे, बेकिंग सोडा। मेरे साथी बेकिंग सोडा जिसे हम लोग किस रूप में, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। और याद रखना ये बेकिंग सोडा को हम लोग किस रूप में, तो खाने वाला सोडा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं मेरे साथी, तो खाने वाला सोडा के रूप में जानते हैं, जिसका उपयोग किस उद्योग में, तो बेकरी उद्योग में। जो बेकरी को क्या करने के लिए, तो बेकरी को स्पंजी बनाने के लिए जो है, यानी जो भी हमारे बेकरी की चीजें होती हैं उनको स्पंजी बनाने के लिए इस प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, तो बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaCO3, यानी उसे हम लोग खाने वाला सोडा के रूप में जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, मेरे साथ ही याद रखना ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखना इसका उपयोग कीटाणुओं को मारने में किया जाता है, यानी पानी को डिस्टिल बनाने में हम लोग कौन किसका, तो बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। उसके साथ वॉशिंग सोडा मेरे साथी, जिससे हम लोग Na2CO3 के रूप में जानते हैं, और इस Na2CO3 का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो इस Na2CO3 का उपयोग हम लोग इस अपने जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, जिससे हम लोग वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मेरे साथी, कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वहां पे हम लोग वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अगला है कि निम्न वैज्ञानिक उपकरणों में से किसका प्रयोग सही नहीं है। मेरे साथ ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उससे क्या मापा जाता है। ठीक है, चलो अब लोग इसका आंसर बताओगे। संकल्प बैच चेंज कर विजय रथ, विजय रथ संकल्प बैच यहाँ पे थोड़ी होगा, कंप्लेन नंबर पे फोन करो आप। ठीक है, कंप्लेन नंबर पे फोन करो साथी, विजय संकल्प बैच चेंज कर विजय रथ बैच दीजिए ना प्लीज, यहीं पर दे दें हम। भाई कंप्लेन नंबर पे फोन करो आप, अब बार बार कॉपी पेस्ट करने से मिल थोड़ी जाएंगे। चलो इसका आंसर बताओगे। चलो मेरे साथी याद रखो, धर्मेंद्र राज, अभी छोड़ो हो जाएंगे, अभी यहाँ पर आप आंसर बताओ कि निम्न उपकरणों में से किसका उपयोग सही नहीं है, बताना है किसका उपयोग सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, एनीमोमीटर। इस एनीमोमीटर से वायु वेग मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, अल्टीमीटर से इमारतों की ऊंचाई को हम लोग, कोणीय ऊंचाई, याद रखना इमारतों की हम लोग बात करते हैं कि कोणीय ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो वहां पे अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर आप डी करना। ठीक है, चलो अगले